हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम राज्य की परिभाषा एवं उसके प्रमुख तत्वों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन परिचय को देखते हैं। इंट्रोडक्शन परिचय। राज्य स्टेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक संगठित इकाई जो किसी सरकार या शासन के अधीन है। तो जो राज्य स्टेट शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक संगठित इकाई जो किसी सरकार या शासन के अधीन है। राज्य स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निकोलो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। तो जो ये राज्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इसका प्रयोग सबसे पहले एक विद्वान थे जिसका नाम निकोलो मैकियावेली था। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इसी तरह यूनान के लोगों ने राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया और यूनानी लोगों ने राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया था। इसी तरह रोम के लोगों ने राज्य के लिए रिपब्लिका तथा सिवितास जैसे शब्दों का प्रयोग किया। राज्य के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग नाम का प्रयोग हुआ था। जैसे कि यूनानी लोग राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं इसी तरह रोम के लोग राज्य के लिए रिपब्लिक एवं सिवितास जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता था नगर राज्य से संबंधित था। जिसका राज्य जो ये रिपब्लिका जो सिवितास जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे वो भी के नगर राज्यों से संबंधित होता था। 5वीं शताब्दी के अंत में रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात वहां ट्यूटेनिक कबीलों ने अपनी रियासतें स्थापित कर ली तथा उन्होंने अपनी रियासतों के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी शब्द स्टेट की उत्पत्ति हुई। तो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 5वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य का विखंडन हो गया। तो उसके पश्चात वहाँ पर ट्यूटेनिक कबीलों ने अपनी रियासतें स्थापित कर ली तथा उन्होंने अपनी रियासतों के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी शब्द स्टेटस की उत्पत्ति हुई। आधुनिक युग में लोगों ने राज्य यानी स्टेट शब्द का प्रयोग नगर राज्यों के लिए किया। वर्तमान समय में राज्य मानवों के ऐसे संघ को कहते हैं जिसमें 4 तत्व जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता का होना आवश्यक माना गया है। अब हम राज्य की परिभाषा को देख लेते कि राज्य की परिभाषा होती क्या है। राज्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित इस प्रकार है। तो अलग अलग विद्वानों ने राज्य की परिभाषा को अलग अलग ढंग से बताया है, जो कि निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला विद्वान कौन है यहाँ पर, तो बलसली के अनुसार राज्य की परिभाषा बलसली के अनुसार राज्य इन्होंने कहा है कि राज्य एक संगठित समुदाय है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और जिसका अपना सरकार है तथा वह अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। तो बलसली ने क्या कहा कि राज्य क्या है, संगठित समुदाय है जो कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, जिसका अपना सरकार है तथा वह अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। तो इनके अनुसार इनकी परिभाषा ये है। अब हम लॉस्की के अनुसार देखते हैं कि लॉस्की ने क्या बताया कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। लॉस्की के अनुसार राज्य की परिभाषा राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है। तो लॉस्की ने क्या बताया कि राज्य क्या है, एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। तो ये परिभाषा लॉस्की के अनुसार हो गया। अब हम आगे चलते हैं। मैकाइवर के अनुसार राज्य की परिभाषा
राज्य एक संघ है, राज्य का एक संघ है जो कानून की सहायता से ऐसे समाज में पूर्ण बाहरी व्यवस्था बनाए रखता है जिसके निवासी एक निश्चित भूखंड पर बसे हुए हैं और जिसके जिसके कानून को ऐसी सरकार ने लागू कर रखा है जिसके पास उस कानून को बलपूर्वक मनवाने की शक्ति है, तो उसे क्या कहते हैं? राज्य के। अब हम राज्य के प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित 4 तत्व दिए हैं, जो कि निम्नलिखित इस प्रकार है। राज्य का पहला तत्व कौन है? तो राज्य का पहला तत्व यहाँ पर जनसंख्या है, पॉपुलेशन। राज्य का दूसरा तत्व भूभाग, टेरिटरी है। और तीसरा तत्व सरकार, गवर्नमेंट। और चौथा तत्व जो है राज्य का सॉवरेनिटी, संप्रभुता है। अब राज्य के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। विद्वानों के अनुसार राज्य के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जनसंख्या और भूभाग को। जनसंख्या, पॉपुलेशन और भूभाग, टेरिटरी को विद्वानों ने भौतिक तत्व के अंतर्गत रखा है। तो जनसंख्या और भूभाग को हम भौतिक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो भौतिक तत्व कहते किसे? तो भौतिक तत्व उस तत्व कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक तत्व कहते हैं। जैसे कि जनसंख्या को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, भूभाग को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जनसंख्या और भूभाग को भौतिक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जनसंख्या किस तत्व के अंतर्गत आता है? तो भौतिक तत्व के अंतर्गत। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अब हम देखते हैं सरकार और संप्रभुता। जो सरकार और संप्रभुता है, इसे आध्यात्मिक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। अब हम आध्यात्मिक तत्व किसे कहते हैं? जिसे विद्वानों ने बहुत अध्ययन करके बनाया है। जैसे कि सरकार का जो पद है, इसे विद्वानों ने अध्ययन करके वो बनाया है कि एक सरकार होगी जो हमारे इस शासन को चलाएगी, जो लोगों का कल्याण करेगी। तो ये क्या है? विद्वानों के द्वारा अध्ययन करके ये पद बनाया गया है, जैसे कि सरकार और संप्रभुता। तो सरकार और संप्रभुता को हम आध्यात्मिक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। अब हम प्रथम तत्व जनसंख्या, पॉपुलेशन को देखते हैं कि पॉपुलेशन होता क्या है, ये राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो राज्य के लिए सबसे जरूरी एवं आवश्यक तत्व जनसंख्या होती है। बिना जनसंख्या के राज्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य एक मानव समुदाय है तथा इसका निर्माण तथा विकास करने वाला प्रथम तत्व जनसंख्या है। तो राज्य का निर्माण करने वाला प्रथम तत्व क्या है? जनसंख्या है। जिस राज्य में जनसंख्या नहीं होगी तो उसे हम राज्य की जो दर्जा नहीं दे सकते हैं। राज्य का निर्माण मानवों के जनसंख्या के द्वारा ही होता है, और जनसंख्या जहाँ नहीं होती है उसे हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो हम राज्य का दर्जा उसे नहीं दे सकते जहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। जिस राज्य में जनसंख्या नहीं है तो उसे हम राज्य का नाम नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन यह भी बात ज़रूरी है कि राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो लेकिन यह भी आवश्यक है कि राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये भी क्या है? ज़रूरी। इसीलिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी लॉज में राज्य के लिए 540 की जनसंख्या का सुझाव दिया। कम से कम 540 जनसंख्या होगी उस राज्य में, तभी वो राज्य का दर्जा दिया जाएगा उस राज्य को। वहीं रूसो ने राज्य के लिए 10,000 की जनसंख्या को बेहतर माना। राज्य के निर्माण के लिए दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? भूभाग, टेरिटरी। राज्य निर्माण के लिए दूसरा आवश्यक तत्व एक निश्चित भूभाग है। जब तक मानव समाज या मानव समुदाय एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास नहीं करने लगता, तब तक उसे हम राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो जब तक एक मानव समुदाय अपने एक निश्चित स्थान पर निवास नहीं करने रहने नहीं लगता है,
रहने लगता है तभी उसे हम राज्य का दर्जा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि बिना निश्चित भूभाग के कोई राज्य नहीं हो सकता। जैसे घुमक्कड़ कबीलों का अपना राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि इनका कोई निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश नहीं होता है। अब हम तीसरे तत्व को देख लेते हैं। तीसरा प्रमुख तत्व क्या है? गवर्नमेंट सरकार। गवर्नमेंट सरकार है तीसरा प्रमुख तत्व। तो राज्य के लिए तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है, और राज्य के लिए यह भी आवश्यक है कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली जनता राजनीतिक रूप से संगठित हो। दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी एक अपनी सरकार हो जो राज्य को सभ्य जीवन जीना सिखाए तथा शासन के कारणों व कानून, नियम तथा व्यवस्था को लागू करे और उसकी रक्षा करे। तो राज्य के लिए तीसरा प्रमुख तत्व यह है कि राज्य के लिए एक सरकार होना चाहिए जो एक निश्चित क्षेत्र को क्या करे, प्रशासन के द्वारा उसकी रक्षा करे, उसको चलाए और लोक कल्याण करे। राज्य का चौथा आवश्यक तत्व क्या है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी। आखिर संप्रभुता कहते किसे हैं? तो संप्रभुता उसे कहते हैं जब कोई देश या राज्य अपने आंतरिक मामलों में क्या हो, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। संप्रभु या संप्रभुता कहते हैं। राज्य का अंतिम आवश्यक तत्व संप्रभुता है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य संप्रभु अर्थात स्वयं का प्रभु तब कहलाएगा जब वह राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तथा कोई भी दूसरा देश उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी वह राज्य संप्रभु कहलाएगा। अब हम निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या कहता है। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि राज्य एक संगठित इकाई है जो किसी सरकार या शासन के अधीन होता है। तो राज्य क्या एक संगठित इकाई जो किसी सरकार या शासन के अधीन होता है। यह एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, चार तत्वों से मिलकर बना होता है। तो राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य चार तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन? पहला है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा संप्रभुता और चौथा सरकार से मिलकर बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना होता है। तो राज्य का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तियों और राज्य के समाज की रक्षा करना होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।